तो आज हम सीखेंगे संस्कृत व्याकरण पार्ट 2 में व्यंजन के बारे में। पार्ट 1 में दोस्तों हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने संस्कृत व्याकरण में जो स्वर होते हैं उनके बारे में देखा था। आज हम देखेंगे दोस्तों व्यंजन के बारे में। वैसे दोस्तों आपको लग रहा होगा है व्यंजन ही तो है, कौन सी बहुत बड़ी चीज है कहा, लेकिन नहीं। ऐसे दोस्तों देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन बहुत से लोगों को ना ये कहा गगा भी नहीं आता है, क्योंकि हिंदी की शुरुआत ही यहीं से होती है। अगर आपको यही नहीं आएगा तो हिंदी पढ़ेंगे कैसे, है ना, या फिर संस्कृत कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो इसलिए कहा गगा ना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपको कह रहे हैं ना हम कि बहुत से लोगों को कहा गगा भी नहीं आता होगा। प्रैक्टिकल बताएं दोस्तों। एक बार क्या हुआ कि हम लोगों को एक सर पढ़ाए थे, संस्कृत के ही थे, ठीक है। तो संस्कृत के सर थे, वो हम लोगों को पढ़ा रहे थे। तो कुछ बात हुई तो वो कहे कि अच्छा तुम लोगों को एक बात बोले, क्लास 10th वालों को कहा तक नहीं याद होगा। हम लोग कहे ऐसा हो ही नहीं सकता सर, क्लास 10th में पहुंच गए, ऐसे कैसे नहीं याद होगा? बिल्कुल याद होगा, कहा नहीं याद होगा। कितनी शर्म की बात है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर ने कहा जाओ बुला के लाओ क्लास 10 से किसी एक बंदे को बुला के लाओ। तो एक लड़का गया क्लास 10 से, एक लड़के को बुला कर ले आया। सर क्या सुनाओ कहा। अब वो क्या कर रहा है, क ख ग घ, ये तो बहुत तेज से सुनाया उसने, क ख ग। उसके बाद उड़ गया, सब उड़ गया। उसके बाद कुछ याद ही नहीं है बंदे को। मतलब कि दोस्तों उनको कुछ भी नहीं आता। बताइए क्लास 10th के भैया, क्लास 10th के थे वो और उनको कगा भी नहीं आता। नहीं विश्वास हो अपने घर में या अपने पापा से पूछ के देखिए कगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजन क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन मतलब दोस्तों कि ऐसे वर्ण, आप पहले हमारे पार्ट 1 की वीडियो देखिए तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो यानी कि दोस्तों व्यंजन मतलब कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे ही व्यंजन बोलते हैं। अच्छा, तो यानी कि दोस्तों सबसे पहला व्यंजन क्या होता है? क। क्या होता है? क होता है। ठीक है, तो जो क होता है दोस्तों देखिए, अगर इसका उच्चारण करिए क, तो इस पे ध्यान से देखिए। जब आप क बोल रहे क, ठीक है, तो उसके लास्ट में क्या आ रहा है, थोड़ा सा अ आ रहा है, देखिए क। उसी तरीके से जितने भी व्यंजन है, आप किसी भी व्यंजन को बोल करके देख लीजिए, उसमें लास्ट में दोस्तों किसी ना किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे कि देखिए इया है ना, माना कि अगर इया है तो आप क्या बोल रहे हैं? इया बोल रहे हैं, ठीक है, इया। तो इसमें दोस्तों क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। आ क्या है? एक स्वर है, इया, ठीक है, आ रहा है ना। तो उसी तरीके से दोस्तों जितने भी व्यंजन है उसमें मतलब यही होता है व्यंजन का कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़े, जिनको बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अच्छा, यहाँ दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई व्यंजन क्या होता है, आई होप। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए कि आपको जितने भी व्यंजन हैं उसके नीचे एक तिरछी रेखा मिल रही है, कुछ इस तरीके की। अच्छा, ये है क्या? देखिए ये हमारा दोस्तों जो रेखा है ये तिरछी, इसको कहते हैं हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत। इसको हलंत कहा जाता है। मतलब कि दोस्तों ये दर्शाता है कि जो वर्ण है, यानी कि जो व्यंजन है, कुछ भी है, वो क्या है? वो आधा है। क्या है? वो आधा है। जैसे कि अगर आपको हिंदी में क को आधा लिखना है तो आप ऐसे लिखते हैं, ख को लिखना है ऐसे लिखते हैं, है ना। तो उसी तरीके से दोस्तों ये तो हो गया हिंदी में ऐसे करते हैं। लेकिन जब संस्कृत की बात होती है तो संस्कृत में नीचे हलंत लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है आधा। इसका मतलब क्या होता है? आधा होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये चीज तो आपके क्लियर हो गई कि संस्कृत में जितने भी व्यंजन होंगे उसके नीचे हलंत रहेगा। अब आगे की बात करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है क वर्ग। व्हाट इज क वर्ग? क वर्ग क्या है भाई? क वर्ग मतलब दोस्तों कि क का एक वर्ग, यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो देखिए क ख ग घ। अब इसको क्या पढ़ते हैं? हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे अड़, ठीक है। लेकिन जब संस्कृत की बात आती है तो इसका पूरा उच्चारण बदल जाता है। इसका उच्चारण दोस्तों हम अपनी नाक से और कंठ से करते हैं। देखिए एक बार खुद करके देखिए, संस्कृत में इसका उच्चारण कुछ ऐसे होता है, नाक से और कंठ से। आप एक बार खुद करके देखिए, ठीक है। अब क्या है? च वर्ग। अच्छा, ये सब क्या है? देखिए क ख ग घ गण, ठीक है। तो इसमें शुरुआत में क्या है? आपका क आया, तो इसका नाम मैंने रख दिया क वर्ग। अब इसमें च छ ज झ इया, इसमें शुरुआत में क्या आया?
च आया, हमने इसका नाम च वर्ग रख दिया। अब ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, ठीक है, तो इसमें शुरुआत में क्या है, ट आया, हमने इसका नाम ट वर्ग रख दिया। मतलब शुरुआत में जो व्यंजन आ रहा है उसको हम लगा करके वर्ग लिख दे रहे हैं। अब उसी तरीके से त वर्ग है, इसमें देखिए त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। अच्छा, अब ये तो हुए दोस्तों हमारे कुछ व्यंजन, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये सभी जो व्यंजन है दोस्तों, ये कुल क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि व्यंजन के भी दोस्तों प्रकार होते हैं, है जिस स्वर के प्रकार होते हैं ना दोस्तों, उसी तरीके से व्यंजन के भी प्रकार होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए व्यंजन के प्रकार में सबसे पहले इतने जो व्यंजन हमने देखे अभी, ये क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो ये स्पर्श व्यंजन का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा जो है, जिनका उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ को स्पर्श करके निकलती है। ओष्ठ मतलब ओठ को स्पर्श करके निकलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अच्छा, आप खुद पापा बोल रहे हैं। अच्छा, आप खुद दोस्तों करके देखिए, अगर इन सभी व्यंजनों में से आप किसी व्यंजन को उच्चारण करिए, जैसे कि मैंने बोला च, क्या बोला, च, तो मेरी जो जीभ है दोस्तों, वो कहाँ स्पर्श हो रही है, मेरे दांत पर। आप खुद बोलिए च, तो दांत पे स्पर्श हो रही है। अगर हम कहें त, क्या बोले, त, तो हमारी जो जीभ है वो तालु से स्पर्श हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि अलग अलग कंठ से कभी उच्चारण होता है, कभी मूर्धा से, कभी दंत से, कभी तालु से, ऐसे दोस्तों हमारी जिह्वा जो है वो स्पर्श करती है, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आगे देखिए कि सीधे सीधे आप पहचान सकते हैं कि कौन से लेकर के मां तक के जितने व्यंजन है स्पर्श व्यंजन है। कितने होते हैं, थोड़ा मैथ का भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो देखिए वर्ग कुल कितने हैं, 5 वर्ग है कुल कितने, 5। एक वर्ग में कितने व्यंजन है, 5, मतलब कि 5 गुणे 5 क्या हो गया, 25 हो गया। यानी कि कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 होते हैं, क से लेकर के मां तक। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन पर। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन मतलब कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा जो है, यानी कि जो हमारी जीभ है वो पूरी तरीके से उच्चारित हो जाए। जैसे कि अगर मैं बोलूं य, क्या बोलूं, य, तो आप खुद उच्चारण करके देखिए, हमारी जिह्वा पूरी तरीके से उच्चारित हो रही है, य, ठीक है। र, र, ल, व, है ना, तो ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरीके से उच्चारित हो जाए, उन्हें ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ये तो दोस्तों आई होप सबसे इजी होगा। ऊष्म व्यंजन मतलब है कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, यानी कि गर्म हवा निकलती है, उन्हें ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म मतलब होता ही गर्म है। आप खुद करके देखिए, श, गर्म वायु निकली, उस तरीके से क्या है, श, गर्म वायु निकली, स, हाँ, है ना। तो ऐसे दोस्तों आप करके देखिए, गर्म हवा निकलेगी और आपको महसूस भी होगा। तो यानी कि ऊष्म व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकले, और अंतस्थ व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनका दोस्तों जब हम उच्चारण करें तो जिह्वा पूरी तरीके से उच्चारित हो जाए, और स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो हवा है, हमारे मुख से जो हवा है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ को स्पर्श करके निकले, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़िए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अयोगवा क्या होता है। अयोगवा ना ही स्वर्ग होता है ना ही नरक होता है, सीधे पाताल होता है। लेकिन यहाँ इनकी बात नहीं हो रही, यहाँ बात करिए संस्कृत व्याकरण की। मतलब कि ना ही दोस्तों अयोगवा जो है वो ना ही स्वर्ग होता है और ना ही व्यंजन होता है, बल्कि दोस्तों अयोगवा जो होता है इसके कुछ प्रकार होते हैं। अयोगवा के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, कुछ टाइप्स होते हैं। और ये जो अयोगवा है दोस्तों, ये मात्रा का यूज होता है, इसमें मात्राओं का यूज होता है। जैसे कि देखिए इसके 3 प्रकार हैं। कितने, 3। पहला है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक और तीसरा है विसर्ग। तो जो अनुस्वार है इसका क्या चिन्ह है, इसका चिन्ह है किसी भी शब्द के ऊपर लगाई जाने वाली बिंदी। जैसे कि अगर मैं बोलूं खंबा, क्या बोलूं,
खंबा। तो इसमें हमने ख के ऊपर क्या लगाया है, ये बिंदी लगाई है, जो डॉट लगाया है, इसे ही बोलते हैं अनुस्वार। यानी कि इसका जो उच्चारण है, उच्चारण के बारे में तो पढ़ना है कि बस हो गया, हाँ मात्रा हो गई, बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों जब हम अनुस्वार का उच्चारण देखेंगे, मतलब इस ऊपर लगी बिंदी का उच्चारण की बात करेंगे, तो उस समय क्या होता है कि इसमें सिर्फ जो हवा है वो हमारे नाक से निकलती है। हवा हमेशा हमारे नाक से निकलती है अगर अनुस्वार की बात करें तो। जैसे देखिए खंबा, खंबा है ना, आ रहा है ना दोस्तों, तो खंबा, इसका उच्चारण किससे हुआ, नाक से हुआ। अब अगर मैं बोलूं अंधा, क्या बोलूं, अंधा, तो देखिए आ रहा है ना, अंधा। उसी तरीके से क्या है, अनुनासिक है। अनुस्वार समझ में आया, ऐसे नहीं, अनुस्वार मतलब कि दोस्तों जिनका उच्चारण करते समय हवा हमारे नाक से निकलती है, ठीक है। अब क्या है अनुनासिक, इसका चिन्ह भी हमने आपको बता दिया। अनुनासिक में अगर देखा जाए तो अनुनासिक का उच्चारण करते समय जो हवा है वो हमारे नाक और मुख दोनों से निकलती है। जैसे कि अगर है चांद, इसका चिन्ह क्या होता है, चंद्र बिंदु, इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। इसको बिंदु और इसको चंद्र बिंदु, क्यों, क्योंकि चांद कुछ इसी तरीके का तो होता है, चंद्र बिंदु हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों चंद्र बिंदु, जैसे कि अगर मैं है हमारे पास है चांद, तो अगर आप इसका उच्चारण करेंगे तो देखिए चांद है ना, तो इसका जो उच्चारण है वो किससे हो रहा है, नहीं, तो इसका जो हम उच्चारण कर रहे हैं तो जो हवा है वो हमारे मुख से और नाक से दोनों से निकल रही है। देखिए चांद है ना। अब क्या है विसर्ग, विसर्ग जो होता है तो बहुत सिंपल होता है, इसका जो उच्चारण कुछ ह के तरीके का होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं राम, है ना, इसका चिन्ह होता है दोस्तों किसी भी अक्षर के बाद में क्या लगा देना, ऊपर नीचे दो बिंदी लगा देना, कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसका जो उच्चारण है ह की तरह होता है, जैसे राम, जब हमने ये बोल लिया उसके बाद ह लगाया, ठीक है, राम। उसी तरीके से अगर है बालक, तो क्या हो गया बालक, ठीक है, हर है ना, तो इसका उच्चारण कुछ ह के तरीके का होता है, ठीक है। तो आज हमने सीखा आयोग वांग कितने प्रकार होते हैं, 3, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार मतलब कि जिनका उच्चारण करते समय हवा नाक से निकले, अनुनासिक मतलब जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकले, विसर्ग मतलब जिनका उच्चारण करते समय हमें ह के होने का प्रतीत हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझसे दोस्तों की तरफ से जय हिंद जय भारत।